नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे मशहूर फिल्म अभिनेता और राजनीति के माहिर खिलाड़ी राज बब्बर से, और उनसे यह समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, राहुल गांधी किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरह से आम जनता को भरोसा दिलाने में कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी कामयाब होंगे। यह सब मुद्दों पर विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे हैं राज बब्बर जी से। किस तरह का मुद्दा आप लोगों के सामने पब्लिक की तरफ से सुनने को और देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो जनसंपर्क अभियान है, ये राहुल गांधी जी का अपनी सोच है, क्योंकि जिस तरह से वो कुछ घरों में जा रहे थे पहले और कई गांव में गए, लोगों से जाके मिले, तो उनको लगा कि शायद लोगों की बात सुनी नहीं जाती। और जब उन्होंने ये बात जो है उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी, तो उन्होंने ये विचार रखा कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं मिलूं जाकर। और इस तरह से इस जनसंपर्क अभियान की जो शुरुआत हुई, वो जिस सच को जानना चाहते थे राहुल गांधी, और कांग्रेस जनों को उस बात का एहसास कराना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि कांग्रेस जो है इतने दिनों से उत्तर प्रदेश में या आम लोगों से दूर होती जा रही है, और उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। नेतृत्व भी जो है उत्तर प्रदेश का और बाकी जो हमारे नेता हैं वो इस बात का एहसास कर रहे हैं कि ये दूरी बढ़ गई थी, जिस दूरी को राहुल गांधी ने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपने उस लगन से उसको पाटने का काम किया है। अगर सच पूछे तो मैं दो लफ्ज़ों में एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता और उस विश्वास को जगाने की कोशिश की है जो आज राजनेताओं के बीच से उठता चला जा रहा है। जब चुनाव नज़दीक आता है तभी राहुल गांधी को बुंदेलखंड का पिछड़ापन याद आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन याद आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हज़ारों की तादाद में इंसेफ्लाइटिस जैसे महामारी के शिकार होते हैं, उनकी दुर्दशा याद आती है। और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर उनका दौरा उन क्षेत्रों में बंद हो जाता है। देखिए, राहुल गांधी केवल एक प्रदेश का नेता नहीं है। हाँ, वो बहुत जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर ऐसी जगहें अब सामने पड़ी हैं कि जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव सामने है और वहाँ पर कांग्रेस जनों को इस बात का एहसास हो रहा है। और इस जिम्मेदारी को जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने इस बीड़े को उठाया, और उसमें कोई किसी तरह की उन्होंने झिझक भी नहीं रखी है कि लोग क्या कहेंगे। अब जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि साहब बिहार में जाके क्या हुआ, बिहार में जाके क्या हुआ ये बात नहीं है। बिहार में अगर कोई हारा है तो वहाँ के प्रत्याशियों का मनोबल हारा है, वहाँ की आपसी कांग्रेस के अंदर जो एक माहौल बन गया था वो हारा है। अगर आप देखें कि राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल था, राहुल गांधी जब भी वहाँ पर गए लोगों ने उनका स्वागत किया, उनके बीच आए। लेकिन हम जैसे नेता जब जाते थे वो कहते थे भाई कितनी सीटें होंगी, देखिए हमारी इतनी सीटें हैं, इस बार हम 22-25 तो ले ही आएंगे। तो जिस बात से लोग नाराज़ थे, उनको लगा अगर 20-25 कांग्रेस की आ गई तो फिर तो उन्हीं के साथ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही बात कहने को मिल रही है और सुनने को कि पोस्ट इलेक्शन शायद आपकी पार्टी अलायंस कर ले, या तो बीएसपी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए, मैं इस बात को अगर कहूँगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा क्योंकि चुनावी माहौल है और मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये भी सर्वे आ रहे हैं बहुत सारे। आज से 2 हफ्ते पहले एक चैनल ने सर्वे दिया था जिसमें कहा था कि कांग्रेस जो है 30-35 सीटों पर अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। और अभी दूसरा एक चैनल है, अभी थोड़े दिन पहले या 2 या 3 रोज़ पहले उसने लिखा कि उसने कहा कि साहब 68 सीटें आएंगी कांग्रेस की, और अजीत सिंह जी की बताएं इन्होंने 10, और उन्होंने बताएं कि जो है 120 तक समाजवादी और 135 तक जो है वो जो है हाँ बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का कुछ 135 से 120 दोनों में से कुछ कहा। अगर आप देखें इस बात को कि अभी तो राहुल गांधी सिर्फ 10 दिन घुमा है, तो आपने बीएसपी को 50% नीचे बोल रहे हैं
समाजवादी पार्टी को आप 30% ऊपर बोल रहे हैं। अगर इस अनुपात को हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी को पिछले सर्वे से, या जो आप का एक अनुमान था, उससे 300% आगे बोल रहे हैं। तो यानी चुनाव आते 300% जो है जी। गेन बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। और अभी केवल मात्र जो है वो जो इस तरफ के ज़िलों में गए हैं, 5 दिन उधर गए हैं, 5 दिन इधर गए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रति विश्वास जगाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये सरकार जो है ये कांग्रेस बनाएगी। लेकिन जो बात आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि बिहार में राहुल गांधी नहीं हारे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। आपका संगठन कमज़ोर है, आपके नेता डिमोरलाइज हैं, इसका क्या कारण है? इसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, राहुल जी ने इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि जितने भी कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो राहुल जी के साथ में चल रही है। और मेरे ख्याल से अब आप किसी से भी बात करके देखेंगे तो उनके हौसले बहुत बुलंद नज़र आएंगे। 4 दिन पहले या 5 दिन पहले उनके हौसले क्या थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब ये है कि अगर उनके हौसले अगर आप देखेंगे तो वाकई बुलंद, क्योंकि वो ज़मीन देखना शुरू करते हैं, वो ज़मीन को पहचानना शुरू करते हैं। मैं पूछता हूँ कि 22 साल पहले कांग्रेस लड़ती थी, कांग्रेस सत्ता में आती थी, क्या कभी किसी मुख्यमंत्री का नाम सामने आता था? कांग्रेस पार्टी आती थी, कांग्रेस की सोच आती थी। और जब से ये सोच खत्म हुई, व्यक्तियों के नाम शुरू हो गए, उत्तर प्रदेश ने वो के अंदर जो है सिर्फ यही हुआ कि विकास रुक गया और उत्तर प्रदेश को बेचने का काम शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि जब से व्यक्तिवादी राजनीति शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, तब से उत्तर प्रदेश का काफ़ी नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा। और इससे निकलना पड़ेगा एक सही सार्थक सोच के साथ में, जिस सोच का तालमेल उन तमाम पॉजिटिव चीज़ों के साथ में हो कि हमें केंद्र से आज इतना पैसा मिल रहा है। वो उसमें ये होता है कि कितना कमीशन सामने आए, कितना बच जाए। अब आप देखिए, पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आप किसी एक योजना को उठा लीजिएगा कि वो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना पैसा किससे मिलता है। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लेकिन मायावती का कहना है कि हमारी सरकार से ज़्यादा भ्रष्टाचार तो केंद्र सरकार ने किया है, तो इसलिए अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो उसमें भ्रष्टाचार की बात होगी तो केंद्र के भ्रष्टाचार की चर्चा ज़्यादा होगी। आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात जो है, पहले तो मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जो वो कह रही हैं, ये तो कोई सवाल ये जवाब किसी बात का नहीं होता कि देखिए वहाँ चोर हैं इसलिए हम बड़े चोर हैं। आप प्रदेश की मुख्यमंत्री होकर अगर इस तरह की बात कर रही हैं तो आप अपने उसको एक लीगलाइज कर रही हैं, अपने उस करप्शन को, अपने भ्रष्टाचार को, और उसके लिए आप जो है एक सनद ले रही हैं जो सनद गलत है। अगर यूपीए की सरकार के अंदर आप देखें, इससे पहले भी सरकारें चलती थी, ये एक सरकार ऐसी थी कम से कम अपने लोगों के नाम, चाहे जवाहरलाल नेहरू के नाम वक्त से ले लें हम और आज तक ले लें, इन्होंने अपने लोगों की अगर ऊपर कोई उंगली उठी है तो वो ये सामने लेकर आए हैं, उसको कानून के दायरे में लेके आए हैं। और आज अगर ये भ्रष्टाचार जो है नीचे ज़मीन तक चला गया था, अगर उसको काटने के लिए तो यही सरकार है यूपीए की जिसने आरटीआई का कानून लाई। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि एक आम आदमी को 10 रुपये के फॉर्म से एक लीगल हथियार मिल गया कि हाँ, मैं जैसा कमज़ोर आदमी भी जब मैं आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर पाता था तो मैं आरटीआई का फॉर्म से निकाल लेता हूँ। कुछ मैं करूँ ना करूँ आपका, लेकिन मेरे पास में ये सनद होती थी कि देखिए इस आदमी ने जो है यहाँ पर बेईमानी करी है। और कोई ऐसा पहले अगर कोई नेता पकड़ा जाता किसी और की सरकार में, आप देख लीजिएगा, मैं किसी सरकार केंद्र की या प्रदेश की बातों का नाम नहीं लूँगा, वो सबूत छिपा दिए जाते थे, वो फाइलें गायब हो जाती थी, वो फाइलों में आग लग जाती थी, दफ्तर में आग लग जाती थी, वो नज़र नहीं आते थे कि वो फाइल निकल के नहीं आती थी या बंदे की हत्या हो जाती थी। लेकिन कम से कम इस बार इस यूपीए की सरकार ने कोई सबूत तो नहीं ख़त्म किया। अदालत तो सबूतों के लिहाज पर चलती है ना। अगर सीबीआई को कहते हैं कि साहब सीबीआई जो है केंद्र सरकार अपने तरीके से उसको कब्ज़े में रखती है, तो अगर ये रखना होता यूपी की सरकार में तो इन्हीं की सरकार का सबसे बड़ा एक धड़ा जो आपके साथ में पूरे तालमेल के साथ में अपने बहुत सारे सांसदों के साथ में सरकार चला रहा है, उसके परिवार के लोग अगर बीच में आए तो उन सबूतों को मिटाने का काम नहीं किया गया। अगर अपने मंत्री के खिलाफ कोई सबूत आए तो उन सबूतों को, उन फाइलों को जलाने का काम नहीं किया गया। नहीं, लेकिन एक जो आरोप कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पर लगता है कि क्षेत्रीय दलों को आप लोग इस्तेमाल करते हैं
और क्षेत्रीय दलों के नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले रहते हैं, उन आरोपों को और उन जांच को आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है। किसी भी चीज़ के लिए अगर मान लीजिए तफ्तीश के लिए कह दिया जाए कि भाई यहाँ से लेकर आपको इस घर की तलाशी लेनी है, तो घर की तलाशी लेने के लिए मेरे ख्याल से एक दिन में तलाशी नहीं ली जा सकती। तो ये एक प्रोसेस है, किसी प्रोसेस के अंदर वक्त लगता है और वो प्रोसेस की जानकारियाँ लेने के लिए और जब आप किसी पब्लिक लाइफ के किसी आदमी की जानकारियाँ लेते हैं तो आप खुलेआम नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। जिस तरह से इल्ज़ाम उनके बारे में जब पता लगता है तब ये कहते हैं कि साहब वो विरोधी हैं या क्षेत्रीय दल के हैं, देखिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर एकदम उनके ऊपर हो जाए तो वो तो पहले से खड़े हो जाएंगे, आंदोलन कर देंगे। तो इसलिए तो कि प्रोसेस के अंदर बड़े दबे पाँव चलना पड़ता है ताकि ऐसा ना हो कि साहब इसका बिला वजह आंदोलन खड़ा हो जाए। अब देखिए ना अन्ना क्या करते हैं, अगर कोई अन्ना की टीम के बारे में कुछ करिए तो फ़ौरन होता है कि साहब ये तो उनके ऊपर दबाव दिया जाए। अरे भाई प्रोसेस है, जब आप दूध के धुले अपने आप को कहेंगे तो फिर सब आदमी देखेंगे, यार देखेंगे तो वाकई दूध का धुला। तो दूध के धुले को फिर देखा जाता है, बड़े गौर से देखा जाता है, फिर उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखा जाता है। भाई आप क्यों कह रहे हैं कि आप दूध के धुले हैं, दूसरे को आप गलत बता रहे हैं, काला बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद राज बब्बर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार को लेके जो इनका मुखर विरोध रहा कुछ साल पहले तक, उसमें कमी क्यों आई है। राज भाई, आपका एक बार स्वागत है फिर। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के सवाल पर आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी और समाजवादी पार्टी में रहते हुए जिस मुखर तरीके से आपने आर्थिक भ्रष्टाचार का विरोध किया था, टाडा का विरोध भी देश में सबसे पहले आपने ही किया था, क्या वजह रही कि कांग्रेस में आने के बाद आपका उस तरह का मुखर विरोध देखने को नहीं मिलता है? पहली बात तो ये कि मैं टाडा के ख़िलाफ़ भी, मैंने ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ मुझे जब ये भी कहा गया था कि मैं गद्दारों का साथ दे रहा हूँ और मैं देश के गद्दारों का साथ दे रहा हूँ, टाडा कानून के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं ना किसी गद्दार का ना किसी देशभक्त की बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस कानून की बात कर रहा हूँ। जो कानून जो है वो किसी भी शख्स को एक ये ताकत दे देता है कि जिसको ज़िंदगी देने का अधिकार नहीं है वो ज़िंदगी लेने का अधिकार दे लेता है।
एक ज़िंदगी, एक इतने बरसों से जो आदमी है कि किसी के हाथ में जिसको पता ही नहीं है, तफ्तीश कुछ भी नहीं, कह दिया मैंने कि साहब ये गलत है तो गलत है, अंदर चले जाइए जेल, ना कोई दलील ना कोई वकील। समाजवादी पार्टी में मैंने किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया था। आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, आपने गुंडागर्दी से लाए हैं, आप दलाली से लाए हैं, आप बेईमानी से लाए हैं, आप चोरी करके लाए हैं, आप किसी का गला काट के लाए हैं, लेकिन आप पैसा ले आइए तो आपकी राजनीति में पूंछ होगी। मैंने उस चीज़ का विरोध किया था। मैं विरोधी भ्रष्टाचार का हूँ, लेकिन राजनीतिक विरोध करने के लिए किसी का या अपने आप को अखबार में छपवाने के लिए मैं भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि आज भ्रष्टाचार की बहुत सारी लेयर्स बन चुकी हैं। मतलब आज की बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। एक लेयर को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जितनी मेरी हैसियत, जितनी मेरी पॉकेट, उतना भ्रष्टाचार नहीं, उतना भ्रष्टाचार नहीं, मतलब और उससे ऊपर जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैंने अन्ना का समर्थन क्यों किया था दिल से, कभी मंच पे नहीं गया, कि अन्ना जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत सही है, लेकिन उनका तरीका उनका और ये बात को एक सही प्रारूप जो है इससे लड़ने का, बिल्कुल गलत मत मानिए कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं कहता कोई भी व्यक्ति इस बात को, इसको इससे लड़ने का प्रारूप अगर दिया किसने तो सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह ने दिया। उसके बाद में अन्ना जो है ये खुलकर बाहर निकल कर आए और यहाँ हम आंदोलन करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी जिसके पीछे वाकई उसकी स्लेट जो है कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह के लोगों ने उन्होंने घेरा और जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट सामने नज़र आए, तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि अब ये आंदोलन जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, अब अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, अब अन्ना इसलिए लड़ रहे हैं कि मैं बहुत सही हूँ, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत है, मेरे कपड़े ज़्यादा सफ़ेद हैं, बाकियों के कपड़े सब मैले हैं। और ये भी जानते होंगे अन्ना जी, अगर कहीं ना कहीं दिल में अगर उनकी ईमानदारी होगी, कि जितने लोग इनके सामने खड़े हुए हैं अगर हाथ खड़ा करके करवा लेंगे ईश्वर की तरफ, तो उनमें से जो है 99% जो हैं उनको ईमानदार नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बेईमान मिलेंगे, लेकिन ईमानदार भी नहीं, वो ईमानदार नहीं मिलेंगे। और अन्ना समझ गया कि अब सारी दुनिया मैं अन्ना हो गई और वो स्वयं को अब मैं समझना शुरू कर दिए। मैं एक बुजुर्ग से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस बात को लेकर चले थे वो बात बड़ी महान है। और राज बब्बर अगर इस बात को कह रहा है तो सिर्फ इसलिए कह रहा है कि सवाल आपने किया, मैं मुखर क्यों नहीं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत मुखर हूँ, लेकिन आदतों को मुझे भी अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। मैं नहीं कह सकता कि मैं बेईमान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ। अन्ना कांग्रेस पार्टी का तो विरोध करते हैं, लेकिन उन तमाम नेताओं का विरोध नहीं करते हैं। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की काली कमाई जिन लोगों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम से बेनामी तौर पर बना रखी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है अन्ना की? अन्ना की फिलॉसफी नहीं है ये। अन्ना जो है एक किसान का बेटा, मामूली सी ज़िंदगी जीने वाला वो शख्स जिसने अपने गांव के अंदर बहुत अच्छा काम किया, और कुछ ऐसे लोगों ने जिन लोगों ने बरसों से कोशिश करते आए, कुछ ना कुछ उनको एक अच्छाई चाहिए। अगर आप देखें तो 1957 के बाद से 1957 के अंदर यही बोट क्लब था, यही दिल्ली था। हमें याद है कि बड़े बड़े साधु सड़कों पर उतार दिए, चिलचिलाती हुई धूप के अंदर हिमालय से उतर के साधु नीचे आ गए। किस देश में गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद थोड़ी सीटें बढ़ी उनकी, गौ हत्या का आंदोलन कहीं नज़र नहीं आया। फिर 370 आर्टिकल को लेके सारे देश के अंदर कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल, कोई ऐसा नहीं, सबके बहस करके उन्होंने उसके बारे में बात की और एक किया। कुछ सीटें और बढ़ गई, 370 आर्टिकल भूल गए। फिर पूरे देश में तहलका मचा दिया राम मंदिर के नाम पर। अब उनकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। वो क्या करें, कोई उनके पास में है नहीं। आप उसको देखिए कैसे यहाँ अन्ना करते हैं आंदोलन। चांदनी चौक के जितने भी आड़तिये हैं,
जितने भी लोग हैं, जितने भी बीजेपी के आरएसएस के फाइनेंसर हैं, वो सब वहाँ खाने की स्टॉल लगा देते हैं। जबकि वीएचपी ने कहा भी कि हाँ, असली घी के खाने का बंदोबस्त हमने किया, कहा उन्होंने। फिर उसके बाद में कितने सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी के 3 नेता जो है अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ। किस लाइन के लिए? इस लाइन के लिए। और अब अभी देखिए, अन्ना ने अभी एक सर्वदलीय वो एक यहाँ पे किया था 1 दिन का। कौन लोग गए? वो तमाम वो लोग जो एनडीए के साथी हैं, और वो तमाम वो लोग जो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में हमेशा साठगांठ करते रहे। मैं नाम नहीं लूँगा। उत्तर प्रदेश की भी एक पार्टी के नेता वहाँ बैठे हुए थे, जिनकी सरकार जो थी वो केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने बनवाई थी। अटल बिहारी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे तो सबसे ज़्यादा काम उसी पार्टी के लोगों का हुआ था। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अपने आप में स्पष्ट करती हैं अन्ना किस राह जा रहे हैं। अन्ना अभी होके आए बेंगलोर, चेन्नई साउथ में होके आए, किसके खिलाफ बोले वहाँ? येदियुरप्पा उनको याद भी, नाम भी नहीं आया। उत्तर प्रदेश में भी नहीं जा रहे हैं, मायावती उत्तर प्रदेश में भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर जब गए हरियाणा में, तो किसके लिए गए? मैं किसी के व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मेरे ख्याल से अब चीज़ है, और जो लोकपाल जो आ रहा है, इससे खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार जो अन्ना का लोकपाल है। मैं कहता हूँ जो अब ये लोकपाल आ रहा है, इस पर टिप्पणी क्या करेंगे? ये इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? ना ये लोकपाल सरकार का है, ना ये लोकपाल जो है अन्ना जी का या अन्ना जी की टीम का है। ये लोकपाल इस देश के हित में बनाए हुए वो तमाम उन बिंदुओं पे कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, क्योंकि हमें एक कल्चर तैयार करना है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी आदत बनानी है कि हम भ्रष्टाचार रहित हों। तो हर चीज़ जो है उसकी आपकी पहचान जो है, मतलब किसी भी मंत्री, किसी भी इस घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा हैं तो जिसकी सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा है, और जो बाहर अगर गाड़ी जो है कोई छोटी आती है तो शायद वो अपना नाम बताता है अंदर से। हाँ, जितनी बड़ी गाड़ी होगी, यस सर, तुरंत गेट खुल जाएगा, गेट खुल जाता। तो ये पहचान जो है कि ऑरा की जो पहचान और मनी पावर की जो पहचान है, उसकी आदत से हमें कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनानी होगी। अपनी एक ऐसी पहचान जिसके अंदर हमारे अंदर का ठहराव हो। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद 2 मसलों पर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। लोकपाल जो कि संसद में आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी गंभीरता से कोशिश कर रही है उसको पास कराने की, और दूसरा फूड सिक्योरिटी बिल। इन दोनों मसलों पर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज भाई, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि सोनिया जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद जो देश में करीब 50% से भी ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो उनको कोई राहत मिलने वाली है इस बिल के बाद? देखिए, एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमने महंगाई से लड़ना है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट उसमें आपके सवाल को ले जा रहा हूँ। महंगाई से लड़ने के लिए हमें जो है वो आमदनी बढ़ानी होगी, क्योंकि जब हम एक दुनिया के एक ऐसे विकसित देश की तरीके से हम अपने आप में आज हैं, हम कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारी पहचान आज वो नहीं है कि हम ये कहें कि साहब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, और हमारा मुकाबला अब जो है दुनिया के बड़े देशों की ग्रोथ के साथ में है। मेरे देश के अंदर जो है प्रजातंत्र है, और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा प्रजातंत्र दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्रों में से एक है।
और हम ग्रोथ भी करना चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं। हम चाहते भी हैं कि लोगों को हम आकर्षित करें अपने देश की ओर, तो हमें बराबरी करनी होगी, हमने क्वालिटी देनी होगी। अब जब क्वालिटी के साथ में जब करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। हमें तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल जिसको हम बोलते हैं, तमाम चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती हैं। और जितनी हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, जितनी हमारी यहाँ की एक आबादी है, उसके हिसाब से हमें बहुत सारी खाने की चीज़ों का भी हमें प्रबंध करना पड़ता है। हर चीज़ में सब्सिडी नहीं दी जा सकती। तो जब देश की इतनी बड़ी छतों को तैयार करना है, जिसके अंदर प्रोग्रेस भी है, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट भी है, जिसके अंदर ग्रोथ भी है, जिसके अंदर नौकरियां भी हैं, जॉब भी है, उन तमाम चीज़ों के लिए हम हर जगह अब जो है हम सब्सिडी से नहीं चल सकते। जब सब्सिडी नहीं करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। अब जो है नीचे का आदमी इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो मध्यम वर्गीय है, क्योंकि वो उसके साथ सीधा हमारा संपर्क है, वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। वो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट्स हो या प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हो, उसकी आमदनी को बढ़ाना होगा। वो आमदनी जब उसकी बढ़ेगी तो वो उसी तरीके से उस दौर में अपनी वाइट कॉलर को बचा पाएगा, अपने बच्चों को उस लेवल की पढ़ाई दे पाएगा। ये नीचे वाला नहीं दे पाएगा। इसको इस बराबरी पर लाके खड़ा करना है तो कम से कम इसको पेट की सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। ये भूखा ना सोए। ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी सूरत में इसके स्वास्थ्य की सुरक्षा दें। मैं बिल्कुल उसी थ्योरी पर जा रहा हूं जिस थ्योरी पे, जिस समाजवाद की हम बात करते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि पहले आप किसी बीमारी को लाइलाज हद तक बढ़ने दीजिए और उसके बाद उसके इलाज के लिए फिर पैसा खर्च करिए। किसी भी विकसित देश के अंदर, अब अमेरिका में भी आदमी भूखा नहीं मरता, उसके तरीके और हैं। वो लाइलाज नहीं मरता, उसके तरीके और हैं। मेरे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे पहले उस खाई को पार करने के लिए, इस प्रजातंत्र के अंदर उस खाई को पार करने के लिए मेरा सशक्त होना बहुत जरूरी है। मेरे परिवार के लोग गांव में मैं काम नहीं है, भुखमरी है मेरे पास में, मैंने अपने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री कैसे बनाऊं। आज आप देखिए मनरेगा के बाद में हो सकता है कि उसका जो बीच में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज गांव के अंदर एक तो चीज़ हुई, जब किसी खास तबके की, किसी खास सरकार के, किसी खास प्रधान की वजह से 50% तो गांव में लोग रुक गए। अभी राहुल गांधी ने परसों एक बात कही, बहुत सही बात की। आपके क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र के आसपास, मैं जानता हूं ना कि वहां पे आलू के किसान का क्या हाल होता है। अगर यही आलू पहले दिन से उसकी कीमत तय हो जाए, भाई क्या होगा, उसको ये कहेंगे ना ये क्वालिटी का होना चाहिए। तो मुझे किसान को पता है कि मैं इस क्वालिटी का बनाऊंगा तो मेरे आज पैसे तय हैं। वो मेहनत भी करेगा, कीमत पहले दिन पाएगा। लेकिन सिर पे कर्जा है, बेटी की शादी है, दुनिया भर का ही है, पिछला कर्जा नहीं चुका पाया, अगला कर्जा फिर सिर पे आ गया है, ये इन 500 बुरी से उसका कर्जा न चुकने वाला है, तो एक टेंशन वो, तो कम से कम उसकी कीमत तैयार रहेगी। अच्छा, और फिर कोई कस्बों में तो एफडीआई के मॉल नहीं खुल रहे भाई। आज भी आप दिल्ली, आगरा, बड़े शहरों में कहीं भी चले जाएं, या आप और हम जैसे परिवार जो हैं आज भी कोशिश ये करते हैं कि साहब शाम को अच्छी सी दुकान से जाके बिल्कुल सब्जी खरीदें। क्वालिटी है ना। सबको डर लग रहा है कि सब घी में इंजेक्शन लग रहा है, कद्दू में इंजेक्शन लग रहा है, टमाटर में इंजेक्शन लग रहा है, सब डरे हुए हैं। तो जो अगर ये प्रोडक्ट बनेंगे, किसान को लगेगा कि यार मुझे मोटा चौड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल है, मैं इसको बस इस पर मेहनत कर लूँ, अगर मैं ये दे गया तो मेरा पूरा। फिर अगर उसकी जो है यही कंपनियां जो हैं उसकी इंश्योरेंस कराती हैं किसी भी आपदा से, तो किसान को तो राहत मिलना शुरू होगी ना बॉस।
तो आपको लगता है कि एफडीआई की वजह से किसानों की माली हालत सुधरेगी? मैं देखिए, महाराष्ट्र का किसान बाहर निकल के आया कि नहीं आया? कि सब एफडीआई आना चाहिए। पंजाब का किसान बाहर निकल के आया कि नहीं आया? क्योंकि जो किसानी के का जो सुख भोग चुके हैं, जिनको पता है अभी क्या है, ये मॉल सारे खुले हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में जितने मॉल खुले हुए हैं मुख्यमंत्री की मर्जी से खुले हुए, क्योंकि वहां पे कमीशन जाते हैं, अधिकारियों के पास कमीशन जाते हैं कि जो उनकी मर्जी है वो हो। अगर केंद्र कहता है कि साहब ये होगा, तो जो भी पैसा बाहर से विदेशी लाएगा, पहले तो वो रिजर्व बैंक के थ्रू आएगा, ब्लैक मनी नहीं जाएगा। फिर जो भी कमाई यहाँ से लेगा वो डॉलर में वापस ले जाएगा, तो फिर रिजर्व बैंक के पास जाएगा, तो उसका वो इनकम टैक्स देगा। उसके बाद में जो भी ट्रांसफर करेगा पैसा, उस ट्रांसफर में अंदर एक देश का एक कानून है, उस कानून के तहत जाएगा, उसमें फिर पैसा मिलेगा। यानी देश पैसा ना कमाए। मैं अधिकारी हूं या मैं मंत्री हूं, प्रदेश में बैठ के मैं अपनी दुकान चलाऊं। जितने आंदोलन हुए एफडीआई के खिलाफ, आप देखिए तमाम आड़ती हैं, तो बिचौलिया खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी ठीक से नहीं थी इसको देखिए, ऐलान मैं करने ये के नहीं पहले? कहूँगा तैयारी ठीक से नहीं थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि लोग बात समझने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और वही गलती हुई जो कि कंप्यूटराइजेशन का विरोध करने वाले जब कर रहे आप देखिए, राजीव जी ने जिस वक्त जो है, अरे हम उनमें से जो विरोध कर रहे थे, लेकिन आज इस बात का एहसास कर रहे हैं कि हमारी तमाम चीजें जो हैं आज कितनी सहज हो गई, सुलभ हो गई। आज ऑपरेशन तक कंप्यूटर से हो रहे हैं। राज साहब, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।